हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो, आज हम थोड़ा सा थ्योरी का ब्रशअप करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का और गैसीय स्टेट का। तो पीरियोडिक टेबल एंड गैसीय स्टेट बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर हैं। जैसे इनऑर्गेनिक स्टार्ट होती है तो पीरियोडिक टेबल सबसे पहले बच्चे पढ़ते हैं, उसी से फिर थोड़ा आइडिया होता है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन मेटल्स हैं कौन नॉन मेटल्स हैं, उनके आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसी प्रॉपर्टीज़ जो कि कंपाउंड्स को डिफाइन करने में काम आती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट करने में काम आती हैं, उनके एसिडिक और बेसिक नेचर को डिस्क्राइब करने में काम आते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए हमें चैप्टर चाहिए होता है पीरियोडिक टेबल। तो चलो पहले बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल एंड गैसीय स्टेट दोनों लेने हैं। तो लेट अस टॉक फर्स्ट अबाउट द पीरियोडिक टेबल। अब देखो, पीरियोडिक टेबल में जैसा कि आप जानते हो कि अभी जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं जिन्हें आप ग्रुप्स बोलते हो, और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें आप ग्रुप्स बोलते हो। उसमें ग्रुप 1 से लेकर के 18 तक IUPAC नॉमेनक्लेचर में यू हैव डिफाइंड S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। F ब्लॉक इज पुट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वो एक तरीके से उन सभी का F ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर है वो थर्ड है। थर्ड ग्रुप में टोटल 15 एलिमेंट्स हैं। छठे पीरियड और 7वें पीरियड के थर्ड ग्रुप में उस बॉक्स के अंदर 15 एलिमेंट हैं। अब 15 तो अगर एक साथ रखेंगे तो थोड़ा सा डिसफिगर हो जाती है पीरियोडिक टेबल। तो वो 14 एलिमेंट्स को नीचे रखा हुआ है आफ्टर लेंथेनम, तो कहलाती है लेंथेनम सीरीज़। और 14 एलिमेंट्स को रखा हुआ है नीचे में आफ्टर एक्टिनियम, तो वो कहलाती है एक्टिनियम सीरीज़। खैर ये तो ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है जिस पे क्वेश्चन बनता है। कई बार बच्चे उस क्वेश्चन में अटकते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर बताता हूँ। मान लो इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि पीरियोडिक टेबल में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 2, 8, 8 इस तरीके से हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, और ये भी 32 ही आएंगे इसमें। हालांकि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये स्टिल इनकम्प्लीट है, मगर आएंगे 32 ही। तो इसका लॉजिक क्या है? और मान लो अभी तो ये 7 पीरियड्स हैं जिनके अंदर ये एलिमेंट्स इस तरीके से रखे हुए हैं। फर्स्ट पीरियड में 2, फिर 8, फिर 8 इस तरीके से। तो लॉजिक क्या है? और कल को फ्यूचर में एक 8वां पीरियड अगर लगाना पड़ा तो बताओ कितने एलिमेंट्स आ पाएंगे? ये क्वेश्चन होता है यूजुअली। तो कई बार बच्चे अगर पता होता है कैसे करना है तो फिर समय नहीं लगता, वरना टाइम लग जाता है बच्चों को। जैसे एक बात समझो कि ये 2 एलिमेंट क्यों हैं फर्स्ट पीरियड में? पीरियड नंबर इज़ नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे 1s2 फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो इसलिए 2 एलिमेंट आ गए। सेकंड वाले में 2s2 2p6 है। समझ में आती है कि 8 एलिमेंट्स इसलिए आए हैं क्योंकि सेकंड पीरियड कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन 8। अब बात आती है इसकी कि सर ये तो थर्ड पीरियड हुआ ना, तो फिर तो 3s2 भी एग्जिस्ट करता है, 3p6 भी एग्जिस्ट करता है, और 3d मतलब 3d भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें 10 तो आ सकते हैं। तो यहाँ तो 18 हो सकते थे। ये जो थर्ड पीरियड है इसके अंदर 18 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, 8 क्यों हैं? 3d भी तो एग्जिस्ट करता है। तो वो रीज़न बच्चों को पता भी होता है, नहीं पता है तो सुने। यही तो पर्पज़ है ये थ्योरी ब्रशअप का, कि ये 3s वाले यहाँ नहीं भरते। 3s भरने से पहले 4s की एनर्जी कम होती है, तो चौथे पीरियड में 4s शुरू हो जाता है, और 4s शुरू होने के बाद 3d वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते हैं। तो 4s, 4p, और फिर 4d नहीं आता, फिर 3d आता है यहाँ पर, और फिर 4d यहाँ नहीं बढ़ता। 4d से पहले 5s स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 5s की एनर्जी 4d से कम है। तो फिर यहाँ 2, यहाँ 6 और 2 8, और 10 18, अगेन 18। तो इस तरीके से ये भरते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड के वाई थर्ड पीरियड एलिमेंट में 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, तो 10 एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा आ सकते थे। तो पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट्स हो सकते थे, बट लिए हमने 8 ही हैं। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि 3D भरने से पहले 4s फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। 4s का मतलब फोर्थ शेल भरना शुरू हो गया, मतलब पीरियोडिक टेबल में फोर्थ पीरियड विल स्टार्ट फिलिंग अप। तो इसका मतलब 3D वाले इलेक्ट्रॉन वहाँ ना जाकर के थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में जाकर के फिल अप होते हैं। सर फिर हम यहाँ हर बार ऐसे ही चेक करेंगे क्या? नहीं, मैं बड़ा आसान तरीका बताऊं बच्चों आपको। जैसे आप तो ये ऐसे भर लो, NS NP N-1D N-2F N-3G N-4H एंड सो ऑन। हालांकि अभी तक G सबशेल और H सबशेल की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी इतने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड ही नहीं हैं, इतने हैवियर एलिमेंट्स भी डिस्कवर्ड नहीं हैं कि हमें G और H सबशेल या ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़े। बट फ्यूचर में कब ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता, 100 साल बाद, 50 साल बाद। बट क्वेश्चन तो आज पूछे जा सकते हैं ना लॉजिक के बेसिस पे। मतलब क्वेश्चन ये पूछ लें कि हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी accommodated इन, मान लो यही पूछ लें, 9th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इन फ्यूचर। भविष्य में अगर 9वां पीरियड या 8वां पीरियड अगर डिवाइस करना पड़ा तो बताओ कितने एलिमेंट्स उसमें एक्कोमोडेट हो सकते हैं। तो कर लो फाइंड आउट। n की वैल्यू 9 ले लो, 9th पीरियड की बात कर रहे हैं तो 9s, हाँ यस एग्जिस्ट। 9p, हाँ भाई, बस 1p एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बाद 2p 3p 4p सब एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद n-1 मतलब 8d, हाँ भाई 2d एग्जिस्ट नहीं करता, 3d ऑनवर्ड सब एग्जिस्ट करते हैं। 7f, हाँ भाई 4f 5f सब एग्जिस्ट करते हैं। 3f के बाद वाले सारे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद G में 6G, जरा 6G को देखना, देखो भाई P 2P से स्टार्ट होता है, D 3D से स्टार्ट होता है, F 4F से स्टार्ट होता है, तो G 5G से स्टार्ट हो जाएगा, H 6H से स्टार्ट होगा, 5H डज नॉट एग्जिस्ट, 4G विल नॉट एग्जिस्ट। कट तो ना गया लेफ्ट साइड में, मैं ज़्यादा लेफ्ट में लिख दिया, नहीं जस्ट बच गया, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5G और 6H विल एग्जिस्ट एंड फर्दर हायर विल एग्जिस्ट। तो इसका मतलब 6G, हाँ यस इट विल एग्जिस्ट। और उसके बाद 5H, नहीं 5H एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने अभी भी कहा कि 6H कम से कम एग्जिस्ट करेगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये ही सबशेल्स हैं जिनको भरना है। इसमें 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 7 एंड 9 ऑर्बिटल्स। तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 4 21 और 3 24 और 1 25, 25 ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब 25 इंटू ईच ऑर्बिटल कैन एक्कोमोडेट मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 50 एलिमेंट्स कैन बी एक्कोमोडेटेड। तो कल को फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ गई कि भाई हमें 9वां पीरियड डिवाइस करना पड़ गया पीरियोडिक टेबल में, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स यू कैन फिल इनटू इट? 50 एलिमेंट्स। अगर मान लो 8वां पीरियड होता तो 8s। अगर 8th पीरियड की बात करते क्वेश्चन में तो 8s, 8p, 7d, 6f, 5g और 6f, 5g, 8, 7, 6g भी एग्जिस्ट करता, और 4h नहीं, यहाँ भी नहीं। तो वहाँ भी 50 एलिमेंट्स ही एक्कोमोडेट होते। जैसे यहाँ 4th और 5th पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं। तो लाइक दैट वी कैन फाइंड आउट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट इन द लॉजिक। क्वेश्चन आएगा तो अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। अब बात आती है पीरियोडिक टेबल पर तो क्वेश्चन कम आते हैं, जेई मेन में या जेई एडवांस्ड कहीं भी अगर बात करें तो। अभी तो खैर हम जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी पढ़ाई कर रहे हैं। ये रिवीजन भी हमारा जेई मेन के लिए हो रहा है। तो जेई मेन को ओरिएंटेड रखते हुए हम ये बात देखते हैं
कि मेजर जो क्वेश्चंस आते हैं वो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, जिसमें 4 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं दैट यू हैव टू स्टडी। 4 प्रॉपर्टीज़ कौन सी? जैसे एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, एंड दोज एक्सेप्शंस आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो मैं यहाँ 2 चीज़ें कवर करने वाला हूँ एज ए थ्योरी ब्रशअप, जिस पे क्वेश्चंस मेजरली पूछे जाते हैं कि इन चारों प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिक टेबल में जनरल ट्रेंड्स क्या हैं और एक्सेप्शंस क्या हैं। कई बार क्वेश्चन एक्सेप्शंस पे ही पूछे जाते हैं। तो लेट अस टेक, तो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ में चलो पहले बात करते हैं आयोनाइजेशन, एटॉमिक साइज की या एटॉमिक रेडियस। वैसे तो आपको पता है कि 3 तरह की एटॉमिक रेडियस हम डिफाइन करते हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वॉन डर वाल्स रेडियस। वॉन डर वाल्स रेडियस तो केवल नोबल गैसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसी गैसेस हैं, इनके लिए मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट करना संभव नहीं है, क्योंकि इनका कोई कंपाउंड नहीं बन पाता, मेटल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर तो इनके लिए नॉन बॉन्डिंग रेडियस, जैसे हम वॉन डर वाल्स रेडियस बोलते हैं, वही मेजर करते हैं, विच इज़ हाईली एररफुल। बहुत ज़्यादा एरर होती है, मच लार्जर देन द एक्चुअल साइज। तो किसी एक एलिमेंट के लिए, ये तो समझते हैं हम, किसी एक एलिमेंट के फॉर सेम एलिमेंट, किसी सेम एलिमेंट के लिए अगर हमें डिफाइन करना हो तो आर कोवेलेंट से बड़ा होता है आर मेटालिक, और आर मेटालिक से काफ़ी बड़ा होता है आर वॉन डर वाल्स रेडियस। हालांकि मोस्ट एक्यूरेट में तो यही आती हैं, ये है एक्यूरेट और ये है अनएक्यूरेट, हाईली inaccurate, but mainly used for the helium, neon and argon, for which other type of size measurement is not possible. अच्छा, अब यहीं पे बात आती है बच्चों एटॉमिक रेडियस में कि ट्रेंड्स क्या हैं। ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो एटॉमिक साइज या रेडियस की बात कह लो, इन जनरल डिक्रीजेस एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज जो है वो घटते जाएंगे और टॉप टू बॉटम साइज बढ़ते जाएंगे। समझ में भी आती है बात। एल्कली मेटल्स के साइज़ काफ़ी लार्ज होते हैं और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हैलोजेंस के साइज़ काफ़ी कम हो जाते हैं इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। बट नोबल गैसेस के साइज़ थोड़े बड़े हो जाते हैं अगेन बिकॉज ऑफ द वॉन डर वाल्स रेडियस। वो एक्सेप्शन में, तो पहला एक्सेप्शन ही ये हुआ, ये तो जनरल ट्रेंड हो गया। तो एक्सेप्शन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार पीरियोडिक टेबल में कई बार क्वेश्चन ही एक्सेप्शन से आते हैं। तो एक तो एक्सेप्शन यही हो गया कि साइज ऑफ नोबल गैस इज लार्जेस्ट इन particularly largest in the period। ये अप टू, ये जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन तक हम ये मेजर करते हैं। तो हीलियम सेकंड थर्ड पीरियड, क्रिप्टॉन तक भी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन के भी कंपाउंड्स अभी तक एक बना है, KrF2 बना हुआ है, बट नियॉन तक तो ये एप्लीकेबल होता है। उसके बाद में फिर जब कंपाउंड बन जाते हैं तो कोवेलेंट रेडियस मेजर करना पॉसिबल हो जाता है। तो अप टू हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो ये हो गया थर्ड पीरियड तक। फोर्थ पीरियड में फिर साइज बड़े तो होते हैं बट लार्जेस्ट नहीं कह सकते हम, वो कई बार डेटा इस तरीके का दिया हुआ होता है। दूसरा, ये कारण क्या है, इनका कारण क्या है, वॉन डर वाल्स रेडियस। जैसे इसका एग्जाम्पल कौन था, आर्गन, नियॉन इज लार्जेस्ट इन सेकेंड पीरियड साइज वाइज। क्यों? नियॉन के लिए तो आपने क्या मेजर किया होगा, वॉन डर वाल्स रेडियस, और बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए आइदर मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस विच आर क्वाइट एक्यूरेट। दूसरा एक्सेप्शन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है, इसको ध्यान रखेंगे, एल्यूमिनियम एंड गैलियम का। ऊपर से नीचे आते हैं, बोरॉन फैमिली है तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम है, होना ही चाहिए। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज़ तो बढ़ेगा।
बट एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम नहीं होता, गैलियम इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। तो रेडियस ऑफ गैलियम इज लेसर देन रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, स्लाइटली शॉर्टर। स्लाइटली स्मॉलर होता है गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से, तो ये एक्सेप्शन ही तो है। और गैलियम का साइज स्लाइटली स्मॉलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड दैट इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू पुअर shielding of d electrons in gallium। गैलियम के अंदर, गैलियम से जस्ट पहले जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, उनके अंदर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हैं, और डी इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जेड इफेक्टिव बड़ा तेजी से बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव अच्छा खासा हाई होता है गैलियम में। तो जैसे ही हम एल्यूमिनियम से गैलियम में आते हैं तो जेड इफेक्टिव एकदम बढ़ावा पाया जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीज्ड एंड इलेक्ट्रॉन खींचे चले आएंगे अंदर तक, और बिकॉज ऑफ दैट द साइज इज रिड्यूस्ड, एंड दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। और तीसरा इसमें होता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। जरा यहाँ तक की बात लिख रहे हो तो नोट करो, वैसे तो हम PDF प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को। जैसे तीसरा होता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन ये होता है कि वो लेंथनम के बाद वाले एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर जेड इफेक्टिव अच्छा खासा हाई होता है, तो साइज जो है वो लेफ्ट से राइट जाने पर तो घटते ही हैं, पर टॉप टू बॉटम आने पर भी एकदम से साइज घटे हुए पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथनम के बाद वाले एलिमेंट्स में पाया जाता है, जैसे क्या, जैसे मान लो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इट्रियम, लेंथनम, लेंथनम के बाद में ये प्रभाव पाया जाता है, और मान लो जर्कोनियम, हाफनियम, इस तरीके से। तो टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, इस तरीके से एलिमेंट्स होते हैं। कॉपर, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस टाइप का। यहाँ ये पाया जाता है प्रभाव। ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। मतलब यहाँ 5D में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, या 3D में, या 4D में। तो ये 3D से 4D में आते हैं तो साइज़ बढ़ना चाहिए, बढ़ता है, बट 4D से 5D में आने पर साइज़ जो हैं वो घट जाते हैं। यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन हियर। स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम, इट्रियम से बड़ा लेंथनम, साइज का ऑर्डर नहीं, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन यहाँ है। Lengthenite contraction is observed here, not only here, और आगे तक भी जाता, P ब्लॉक तक ये प्रभाव जाता है। P ब्लॉक तक प्रभाव जाता है क्या, कि टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम है, बट जर्कोनियम एंड हाफनियम आर नियरली सेम। टाइटेनियम से बड़ा साइज है जर्कोनियम का, बट जर्कोनियम एंड हाफनियम का साइज इक्वल है। सिमिलरली कॉपर से बड़ा है सिल्वर, बट सिल्वर एंड गोल्ड का जो साइज है नियरली इक्वल है। ये है इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। हालांकि पीरियोडिक टेबल में तो ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, बट आप जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ते हो 12th क्लास की NCERT में, जेईई मेन में तो खूब क्वेश्चन आते हैं एफ ब्लॉक से भी और डी ब्लॉक से भी, वहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ भी होता है। तो इस तरीके से इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ ये ऑब्जर्व हुआ कि 3D से 4D में आते हैं वर्टिकली डाउन तो साइज बढ़ते हैं, बट 4D से 5D में आने पर साइज बढ़ते नहीं हैं, हल्के फुल्के घट भी जाते हैं या फिर लगभग बराबर रहते हैं। सो दिस इज द इफेक्ट कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, एंड द रीजन इज, इसका रीजन क्या है, क्रिस्प तरीके से देखें, पुअरेस्ट शील्डिंग, वेरी पुअर शील्डिंग caused by 4f electrons filled before कौन, हाफनियम।
हाफनियम से पहले 14 एलिमेंट्स भरे गए हैं, यहाँ पर 4f सीरीज के एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स, और उनके अंदर पुअर शील्डिंग होता है, एफ की वजह से जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ता है। अचानक से हाफनियम में जेड इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है व्हेन जिरकोनियम टू हाफनियम मूव करते हैं, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो ये था एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में एक और टर्म यूज़ करते हैं हम, आयनिक रेडियस। अब एक बात तो पता ही है, ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं या तो कैटायन बनाएंगे या एनायन बनेंगे। मेटल्स आर नोन फॉर फॉर्मिंग कैटायन एंड नॉन मेटल्स आर नोन फॉर फॉर्मिंग एनायंस। कैटायन का साइज़ उसके न्यूट्रल एटम से थोड़ा छोटा होता है और एनायन का साइज़ अच्छा खासा बड़ा भी हो जाता है। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि आयनिक रेडियस में जैसे रेडियस ऑफ कैटायन मान लो मैग्नीशियम 2+ है, तो जैसे रेडियस ऑफ मैग्नीशियम से छोटा होगा, ठीक ठाक, अच्छा खासा अंतर आ जाता है, ठीक है। रेडियस ऑफ Na+ इज लेस देन रेडियस ऑफ Na, एक शेल रिमूव हो गया, अच्छा खासा डिफरेंस। ऐसी एनायन का F- इज ग्रेटर देन F, और ये अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है। फ्लोराइड आयन फ्लोरीन से एटम से अच्छा खासा डबल टाइप हो जाता है, ये 70-80% राइज। क्लोराइड आयन अच्छा खासा लार्ज हो जाता है ऑफ क्लोरीन, और RH- तो कई गुना बढ़ जाता है साइज इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन एटम, मच लार्जर। अच्छा ध्यान देना, H- इज नॉट द स्मॉलेस्ट एनायन, बल्कि स्मॉलेस्ट एटम किसे बोलते हैं? हाइड्रोजन को। स्मॉलेस्ट कैटायन कौन? H+। प्रोटॉन से छोटा कौन भाई? न्यूक्लियस ही तो है वो। अच्छा स्मॉलेस्ट एनायन कौन? नहीं, H- नहीं है, F- है। F- से छोटा कोई आयन नहीं है। F- इज द स्मॉलेस्ट एनायन। अच्छा लार्जेस्ट एटम किसे बोल सकते हैं? लार्जेस्ट एटम सीजियम को बोल सकते हैं। हो सकता है फ्रांसियम हो, बट फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, एल्कली मेटल्स में बॉटम मोस्ट पे है, 7th पीरियड में। उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, तो हम उसको डिस्कशन में लाते नहीं है, कंपैरिजन में लाते नहीं है, तो वी कॉल इट सीजियम। तो इस तरीके से लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम, और क्या, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन। तो ये कुछ वैसे पता होते हैं बच्चों को, ये दे हैव एन आइडिया अबाउट दिस थिंग्स। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, बच्चों को आइडिया रहता भी है, याद रहना भी चाहिए। अच्छा ये जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये पॉइंट बहुत यूजफुल होता है ब्लॉक केमिस्ट्री में जब बात करते हैं कि खासकर H- जिन कंपाउंड्स में होता है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे वो LiAlH4, LiH, NaH एटसेट्रा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा उत्कर्ष स्थान है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के भी एक लेवल होते हैं, जैसे हर चीज़ के अपने लेवल होते हैं कि साहब ये इस पहलवान होते हैं, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का पहलवान है, ये अपने गांव का पहलवान है, ये स्टेट लेवल का चैम्पियन पहलवान है, और ये तो साहब नेशनल लेवल का है, और ये साहब ओलंपिक्स लेवल का है। ये उसी तरीके से हाइड्राइड्स आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, और इनका यूज़ इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो केमिकल रिएक्शंस में काफ़ी होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स से रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के। अब इसी में एक बात आती है आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो लेट अस टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। थ्योरी ब्रशअप के अंदर हम बात कर रहे हैं जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी,
IE या कई बार इसे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से रिमूव करना है गैसियस फॉर्म में, तो किसी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो तो जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी ऑब्वियसली, इलेक्ट्रॉन को फ्री तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस थ्रू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो विल हैव टू डू द वर्क, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो किसी एलिमेंट के लिए, फॉर एन एलिमेंट, हमेशा याद रखो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली आसान होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो कैटायन बना लेगा और कैटायन का साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा हो गया तो फिर अगला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, उसे रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल होगा, उस पर जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा लग रहा होगा। तो I1 से हमेशा I2 ज़्यादा होगा, I3 ज़्यादा होगा, इस तरीके से इंक्रीजिंग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इंक्रीजिंग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं I1, I2, I3 फॉर एन एलिमेंट, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ट्रेंड्स क्या हैं? जनरल ट्रेंड्स, जनरल ट्रेंड्स में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ऑब्वियसली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होती है। लेफ्ट से राइट जाने पर साइज इज़ द मेन डिसाइडिंग फैक्टर। एक्सेप्शंस तो कुछ होंगे ही, और कई बार क्वेश्चन एक्सेप्शंस भी आते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, अच्छा कुछ भी बोलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब I1 ही होता है। अगर क्वेश्चन में कभी ये मेंशन ना हो कि बस वो कहें कि आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ किसकी हाईएस्ट है और कुछ नहीं मेंशन है, तो मान के चलें कि दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम घटती है आयोनाइजेशन एनर्जी, लेफ्ट से राइट बढ़ती है। बट ये तो जनरल है, एक्सेप्शंस ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और कई बार क्वेश्चन ही एक्सेप्शन पे आता है। तो एक्सेप्शंस, पहला एक्सेप्शन तो यही होता है कि जो खासकर जैसे सेकंड पीरियड है, कौन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और मान लो नियॉन। उसी के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। एक्सेप्शन यहाँ है ये, एक्सेप्शन यहाँ है ये, और कहीं ना है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, बी की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से भी ज़्यादा है और लिथियम से भी ज़्यादा है। ऑफकोर्स I1 की बात कर रहे हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा है और सोडियम से भी ज़्यादा है। कारण है हायर पेनिट्रेशन पावर ऑफ, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो ध्यान से देखो, 2s2, 2p2, 2s2, 2s2, और यहाँ बोरॉन क्या है, 2s2, 2p1। S से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू P बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन पावर। तो S की पेनिट्रेशन पावर NS की NP से ज़्यादा, ND से ज़्यादा, NF से ज़्यादा, डिक्रीजिंग पेनिट्रेशन पावर। किसी बच्चे को अगर पेनिट्रेशन पावर समझ में नहीं आ रही हो या पहला शब्द पहली बार सुना हो और हमारे कंपटीशन का एनरोल्ड बच्चा होगा तो उसे पता होगा, 100% पता होगा। बट यदि कोई बाहर का बच्चा है जिसने कोचिंग मान लो नहीं पढ़ी है, बोर्ड की बढ़िया से तैयारी की है और जेईई मेन लिखने वाला है, या मान लो कोचिंग पढ़ी भी है और कहीं ना कहीं मिस कर दिया है या कुछ हो गया है, मान लो नहीं पता मतलब एंड पॉइंट, तो पेनिट्रेशन पावर पढ़ना हो तो आप बस मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जाएं और वहाँ पर पेनिट्रेशन पावर आपको हेडिंग ही मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये थ्योरी ब्रशअप है। यहाँ तो देखो सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे तो फिर तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने में ही हमें करीब 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो 7-8 घंटे तो नहीं दे सकते, इसका पर्पज़ अलग है, पर्पज़ है रिवीजन, पढ़ा हुआ है बट एक ब्रशअप करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर DPPs जो मिल रही हैं वो सॉल्व करें, फिर अपना कोई क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा दैट यू कैन सॉल्व, ताकि आपको और अच्छी फीलिंग उसमें आए और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। तो पेनिट्रेशन पावर NS की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू NP।
तो 2s की पेनिट्रेशन पावर 2p से ज़्यादा होती है, तो s से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू p। तो यहाँ से 2s से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यहाँ 2p से आसान है 2s से निकालना, तो बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन बट नॉट मोर देन कार्बन। ऐसा थोड़ी कि इससे ज़्यादा है बोरॉन से तो इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, अरे ऐसा थोड़ी होता है, आजू बाजू वालों से ज़्यादा है बस, उससे ज़्यादा नहीं। कार्बन से कम है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है बट सिलिकॉन से कम है। ऐसी ये एक्सेप्शन। हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यही रीज़न है। और हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा और कार्बन से भी ज़्यादा, फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर से भी ज़्यादा और सिलिकॉन से भी ज़्यादा। ये I1 के ट्रेंड्स हैं, ये एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है पहला। दूसरा एक्सेप्शन वही है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और तीसरा वो है, वो पहले दूसरा वाला मान लो वही लिख लो, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। IE ऑफ एल्यूमिनियम जो है ऊपर से नीचे पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो वैसे तो घटती हैं बट गैलियम इज स्लाइटली ग्रेटर। तो गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से थोड़ी सी ज़्यादा है। अगेन रीज़न इज सेम, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा एक्सेप्शन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल वही रीज़न। साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन साइज। 3D से 4D पे आते हैं तो आपने देखा था लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स में साइज़ बढ़ रहा था और 4D से 5D में साइज़ बढ़ा नहीं, लगभग बराबर है या कम हो गया। और जब साइज़ कम हो गया और न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा बढ़े हैं तो ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जीज बढ़ जाएंगी जेड इफेक्टिव बढ़ने से। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का आयोनाइजेशन एनर्जी पर प्रभाव ऐसा होता है कि 5D सीरीज़ की आयोनाइजेशन एनर्जी 4D से ज़्यादा होती है, इवन 5D की 3D से भी ज़्यादा होती है आफ्टर लेंथेनम। लेंथेनम के बाद I1 के ट्रेंड्स ऐसे होते हैं। मतलब वो जो ये था ना कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी सिल्वर से भी ज़्यादा है, गोल्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर से भी ज़्यादा है। कॉपर और सिल्वर में कंपैरिजन करते हैं तो कई बार घटती हैं तो कई बार बढ़ती हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स उसमें होते नहीं हैं। बट ये पक्का है कि 5D वाली 4D से भी ज़्यादा, 5D वाली 3D से भी ज़्यादा आफ्टर लेंथेनम। नहीं, इसमें नहीं है कोई एक्सेप्शन। ध्यान दो, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स में था वो एक्सेप्शन। यहाँ जितना भी है इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं, नो एक्सेप्शन। हियर का मतलब यहाँ क्या, स्कैंडियम की ज़्यादा, इट्रियम से, लेंथेनम से। डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आयोनाइजेशन एनर्जी, यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। ये प्रॉपर्टी पर क्वेश्चंस कई बार अक्सर पूछे जाते हैं। एल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होती हैं और इस कारण से वो मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करते हैं। ये एक जनरल ट्रेंड है इन जनरल कि आयोनाइजेशन जितनी कम, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम, मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा। यही कारण है मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एंड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो मेटालिक कैरेक्टर को भी हम इन जनरल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम मेटालिक कैरेक्टर बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। यही कारण है इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज करते हैं, कैटायंस आसानी से बनाते हैं। यही कारण है कि देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल्स के ऑक्साइड इसलिए बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। ये थी सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तीसरी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लिख लो पहले एक बार, नोट इट डाउन। Now moving to the third one, third periodic property, electron affinity.
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA, इसी का एक और शब्द होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा H EG, बस साइन वाइज दे आर अपोजिट, अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज दे आर टेकन टू बी इक्वल। ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है 5/2 RT का, बट वो इग्नोर कर देते हैं, हम इंटरचेंजेबली टर्म्स के रूप में यूज़ करते हैं। डेल्टा H EG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी के टर्म्स में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो रिलीज के लिए पॉजिटिव बोली जाती है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहे हो किसी गैसियस न्यूट्रल एटम में टू फॉर्म द एनायन, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसके लिए पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव फॉर एनर्जी रिलीज्ड। ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये क्या है? नेगेटिव फॉर एनर्जी रिलीज्ड। ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। बाकी दोनों का सेंस दोनों का सेम है, बस अपोजिट है। तो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैग्नीट्यूड दोनों के हम सेम ले लेते हैं और साइन जो है इनके अपोजिट लेकर के तब हम कंपैरिजन में यूज़ कर लेते हैं। अल्टीमेटली डेफिनेशन तो सिंपल होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस न्यूट्रल एटम टू फॉर्म इट्स मोनोवेलेंट एनायन। ठीक है, अब वो जैसे डिफाइन ऐसे करेंगे, एक्स कोई गैसियस एटम है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक्स माइनस बना दिया, तो वट एवर एंथैल्पी चेंज इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Eg1 ऑफ एक्स गैस। ऐसे डिफाइन होती हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव होती है, बट नोबल गैसेज या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स या नाइट्रोजन वगैरह के लिए, फास्फोरस नाइट्रोजन के लिए दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ट्रेंड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे अब हम। तो ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड्स की बात करते हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। बट एक्सेप्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सेप्शंस, एक तो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव, मतलब दैट इज एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, ये समझ लेना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नोबल गैसेस, नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन बड़ा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहें और ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहें, तो उनकी टेंडेंसी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करने की। नाइट्रोजन ओनली इन नाइट्रोजन फैमिली, याद रखना, नाइट्रोजन फैमिली में मात्र नाइट्रोजन, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है। एंड थर्ड, मैनी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, ये सब इनके लिए बस यही है पूरी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन, ये चाहता नहीं डिस्टर्ब होना। और मैनी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। देयर इज नो टेंडेंसी, इसका मतलब इनकी नो टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल।
वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ही नहीं है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर भी दोगे तो ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी एंड सिस्टम विल बी हाईली अनस्टेबल। तो ऐसे क्वेश्चन भी है कि विच इज़ मोस्ट अनस्टेबल, तो उस क्वेश्चन का बेसिस ही ये है, एक लिथियम दे दिया माइनस में, बी बेरिलियम माइनस, सी कुछ दे दिया सोडियम माइनस, डी कुछ दे दिया फ्लोरीन माइनस। ऑब्वियसली बेरिलियम माइनस। बाकी सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स की सबकी नेगेटिव है, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। हियर इज द बेरिलियम जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव, दैट मीन्स एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है पहले, ये आ सकता है जेईई मेन में। ये पीरियोडिक टेबल जैसे क्वेश्चंस में क्या आईआईटी एडवांस्ड और क्या जेईई मेन, सब क्वेश्चन एक जैसे से ही होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा खासा डिफरेंस बनता है क्वेश्चन के लेवल में। इनऑर्गेनिक में तो फैक्ट है, जो आना है, या जो लॉजिक बेस्ड चीज़ें हैं जो आनी हैं वो आनी हैं। तो एक पहला एक्सेप्शन ये है। और एक्सेप्शन दूसरा, अगर ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है एंड सल्फर इज हाईएस्ट, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड देन ऑक्सीजन। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोएस्ट है, और साथ में ओनली नाइट्रोजन हैज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू फॉर्म N माइनस। तो नाइट्रोजन की ओनली नाइट्रोजन हैज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन 15th ग्रुप। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे बच्चों। अच्छा, पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो होती है क्लोरीन की। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में इन पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 3p एलिमेंट is greater than electron affinity of 2p element in a group। जैसे p ब्लॉक देखें अगर सेकेंड पीरियड में, तो सेकेंड पीरियड में p ब्लॉक 3p एलिमेंट्स जो होते हैं, 3p एलिमेंट्स का मतलब थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, पी मतलब पीरियड। यहाँ जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन को छोड़ो, उनके तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेग्लिजिबल, मतलब टेंडेंसी नहीं है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। एल्यूमिनियम की बोरॉन से ज़्यादा, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन से ज़्यादा, फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज़्यादा। अच्छा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, फास्फोरस की थोड़ी सी पॉजिटिव है, तो ज़्यादा ही हुई ना। तो सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड्स हैं। तो क्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो ध्यान रखने वाली बात है ये। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी इज नॉन मेटल्स में काफ़ी ज़्यादा होती है, मेटल्स में काफ़ी कम होती है, और नेगेटिव टेंडेंसी है नोबल गैसेस में, नाइट्रोजन में एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम टाइप के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। तो बच्चे ये था ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शंस। कई बार क्वेश्चन एक्सेप्शन पूछे जाते हैं। एंड वन मोर प्रॉपर्टी कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको नोट करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द लास्ट प्रॉपर्टी। कई बार EN बोल देते हैं इसको।
पॉलिंग स्केल में लेते हैं। पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल, पॉलिंग स्केल होता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल पॉलिंग स्केल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है। फ्लोरीन ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट हैं, विच इज़ ग्रेटर देन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नियरली सेम। उसके बाद जैसे मान लो और भी एलिमेंट्स ली, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, हाइड्रोजन है, इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एल्कली मेटल से आते हैं, जैसे सोडियम हो गया, इस टाइप से मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होती है। तो ये जैसे 4.0, 3.5, ये दोनों 3.0, ये 2.1, हाइड्रोजन इस 2.5, 2.0, 2.1 ले लेते हैं इसको, और दिस इज नियरली आई थिंक 0.8 के आसपास, समवेयर अप्रॉक्स। सच ए लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव 0.8 या 0.9 के आसपास होती है। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा, ट्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ते हैं और टॉप टू बॉटम घटते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। एक्सेप्शंस कुछ है नहीं, ओनली वन एक्सेप्शन, ओनली वन नोटेबल एक्सेप्शन, और वो ये कि बोरॉन से एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हैं। तो बोरॉन टू एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस, एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ग्रेजुअली। बस यही एक्सेप्शन है। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप ये याद रखते हो। बाकी एक्सेप्शन कोई ऐसा नोटेबल इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन नहीं होते। पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे यूज़फुल होती है। हालांकि एक मिलिकन स्केल भी होता है, और मिलिकन स्केल ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बट पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलिकन स्केल से रिलेट करना हो तो मिलिकन स्केल की जो वैल्यूज़ होती हैं उसे 2.8 से डिवाइड कर दो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मिलिकन अपॉन 2.8। ये रिलेशन होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मिलिकन्स जो होती है उसका एक फॉर्मूला होता है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज। ऐसे फाइंड आउट करते हैं, बट इनका यूज़ आता नहीं है, नहीं पूछते वो जेई वाले क्वेश्चन ट्रेंड्स में पूछते हैं, एक्सेप्शन में पूछते हैं। उन्हें क्वेश्चन ट्रेंड्स और एक्सेप्शन में ही पूछने होते हैं। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है। It has the highest tendency to keep the electron with itself. तो बच्चों ये था एक ब्रशअप, थ्योरी ब्रशअप ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये चारों प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल पर क्वेश्चन रिलेटिवली कम आते हैं, बट आ सकते हैं। एनसीईआरटी एक बार इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर में एनसीईआरटी से रिवीजन करना भी बड़ा यूजफुल है फॉर जेई मेन। जेई मेन के लिए तो एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं आप तो 60, 70, 80% काम हो गया आपका, मतलब मेजर काम हो गया आपका अच्छे से। उसके ऊपर में आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो प्रीवियस ईयर के, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक जो भी आपको मिले, तो वो सोने पर सुहागा बोलते हैं ना, जैसे यू विल हैव यू विल बी प्रेटी वेल कॉन्फिडेंट इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों ये था एक ब्रशअप फॉर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। हमारा अगला जो इसमें चैप्टर है वो है गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट के भी दो पार्ट हैं, आइडियल गैस एंड रियल गैस। पहले यहाँ तक की बात एक बार नोट करेंगे। नेक्स्ट इज गैसीय स्टेट।
आइडियल एंड रियल गैसेस। अब इस चैप्टर को ब्रशअप करना है तो लेट अस टॉक अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बच्चों को याद होने चाहिए। जैसे आइडियल गैसेस की बात करें तो फॉर आइडियल गैस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको। देखो आप 4 पैरामीटर से प्ले करते हो, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। 4 में से भी कोई से भी 2 पैरामीटर फिक्स कर दो तो आप अलग अलग कंडीशंस में आप वेरियस लॉज को डिफाइन कर सकते हो। जैसे बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ में 4 पैरामीटर्स में से n एंड t ये कांस्टेंट ले लेते हैं, तो फिर पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ। यही है बॉयल्स लॉ। और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कहते भी हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कोई भी 2 पैरामीटर कांस्टेंट रख करके आप प्ले कर सकते हो। जैसे सेकंड आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में इस बार आपको प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखने हैं, तो आप क्या बोलोगे? प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखें तो कांस्टेंट प्रेशर पर फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 एंड दैट इज कांस्टेंट। यही है। ग्राफिकली इसको शो करना चाहें तो कर सकते हैं बॉयल्स लॉ को। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में बॉयल्स लॉ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जहां पर टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट थे। और वॉल्यूम टेम्परेचर में अगर देखें तो वॉल्यूम इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में विल बी ए स्ट्रेट लाइन। कब? जब प्रेशर एंड मोल्स कांस्टेंट हों, चार्ल्स लॉ में। और स्लोप अगर देखना हो तो वी कैन फाइंड आउट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो V वर्सेस T के रिलेशन में अगर देखें तो NR अपॉन P इंटू T, तो Y इज इक्वल टू MX। तो स्लोप की वैल्यू हो गई NR अपॉन P। तो कई बार इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं स्लोप इज इक्वल टू NR अपॉन P। कभी कभी क्वेश्चन भी ऐसे पूछ लेते हैं कि 2-3 स्लोप दे दिए अलग अलग प्रेशर्स के लिए फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ गैस, कंपैरिजन करवा लेंगे। मान लो ये क्वेश्चन है आपके सामने, वॉल्यूम एंड मान लो ये कुछ प्रेशर P1 पर है, ये प्रेशर P2 पर है, N सेम है दोनों सैंपल्स के लिए। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ P1 और P2 को कंपेयर करो। तो बड़ा आसान होता है, आपको पता है PV इज इक्वल टू NRT में N तो कांस्टेंट है, R तो हमेशा ही कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू भी याद रखनी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल -1 केल्विन -1, या फिर जूल में लेंगे तो 8.314 जूल मोल -1 केल्विन -1 विच इज नियरली इक्वल टू 2 कैलोरीज मोल -1 केल्विन -1। तो जैसे N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो फिर V वर्सेस T का NR अपॉन P इंटू T, यही तो है स्लोप। ऑब्वियसली P2 वाले का स्लोप ज्यादा दिख रहा है थीटा, तो स्लोप ज्यादा जब होगा जब NR तो कांस्टेंट है, जब P की वैल्यू कम हो तो इसका मतलब P2 इज लेस देन P1। यही आंसर हुआ। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डू। ऐसे ही एक नियम होता है गेलुसैक लॉ।
प्रेशर एंड टेम्परेचर लॉ बोलते हैं इसको, प्रेशर एंड टेम्परेचर लॉ। क्या है प्रेशर एंड टेम्परेचर लॉ? प्रेशर एंड टेम्परेचर में वेरिएशन खेल रहे हैं हम। प्रेशर एंड टेम्परेचर में खेलो, बाकी कांस्टेंट कर दो, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट ले लो। साफ दिखता है PV इज इक्वल टू NRT से, N और R तो है ही कांस्टेंट, वॉल्यूम को भी कांस्टेंट लिया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे बोलते हैं गेलुसेक लॉ ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ऐसी एक और नियम आइडियल गैस इक्वेशन में ही बनता है, एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ में इस बार प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं, तो फिर V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। इसका मतलब ये होता है कि अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये स्टेटमेंट बड़ा फेमस होता है, अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर under same pressure and temperature conditions equal volume of gases contain equal number of gas molecules। और PV is equal to NRT के जितने भी combinations बनते हैं all the questions can be solved using PV is equal to NRT। अगर किसी बच्चे को ये नियम ना भी पता हो ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और सिर्फ PV is equal to NRT इक्वेशन पता हो, देन ऑल्सो वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। नोट करेंगे। ऐसी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए दो लॉज और इम्पॉर्टेंट होते हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है डाल्टन्स लॉ और एक होता है ग्राहम्स लॉ। उनके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। खासकर ग्राहम्स लॉ पर तो क्वेश्चन आते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पहले डाल्टन्स लॉ की बात करें। क्या है ये? फॉर्मूले ये होते हैं कि अगर एक कंटेनर की कई सारी गैसेस भरी हुई हैं, गैस A एंड B है, मान लो A का पार्शियल प्रेशर अगर PA है, B का पार्शियल प्रेशर PB है, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB। अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, इफ गैसेस आर तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए समेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। अच्छा, पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करें? अब किसी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। ऐसी गैस B का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कैसे? उस गैस के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स जो भी डब्बे में होंगे इनटू टोटल प्रेशर। यहीं से एक रिलेशन निकलता है कि रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर में पीटी पीटी कैंसिल, एंटी एंटी कैंसिल। क्या रिलेशन आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट यूज होगा कि जो रेशियो पार्शियल प्रेशर का है गैसेस का, वही रेशियो उनके मोल्स का होगा। किसी कंटेनर के अंदर अगर कई सारी गैसेस भरी हुई है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, आइडियल गैस ट्रीट कर रहे हैं हम, तो ऐसे में जो रेशियो उनके मोल्स का वही रेशियो उनके पार्शियल प्रेशर का। तो इसका मतलब PA टू PB टू PC इज इक्वल टू NA टू NB टू NC एंड सो ऑन। इस तरीके से तो जो रेशियो मोल्स का वही रेशियो पार्शियल प्रेशर का। अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। तो ये मेन फॉर्मूले हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। इसका डाल्टन्स लॉ का अच्छा खासा यूज़ हम जब राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, तो वहाँ भी आता है, वहाँ भी हम इसकी बात करते हैं। तो ये था
मतलब एक तरीके से समरी है ये कि कौन कौन से मेन फार्मूले हैं, कैसे अप्लाई करें, कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जिनका यूज़ बाकी के चैप्टर्स में आएगा। अभी जब आप मान लो बात करोगे ना ग्राहम्स लॉ की, तो वहाँ भी इनका यूज़ आएगा। तो ग्राहम्स लॉ ही लेते हैं आप। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। डिफ्यूजन इफ्यूजन कोई खास अंतर नहीं होता। इफ्यूजन इज सेड टू बी जब कोई गैस एस्केप हो फ्रॉम द स्मॉल होल और ऑरिफाइस इनटू द वैक्यूम, बाहर कंटेनर में से गैस रिस करके पोर्स से या फाइन होल से बाहर निकले तो उसे इफ्यूजन बोलते हैं। और डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। दोनों ही होते हैं ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। तो बोथ इफ्यूजन and diffusion occur due to partial pressure difference. तो both effusion and diffusion occur due to the partial pressure difference. इसलिए गैस का फ्लो होता है, गैस मूव from the higher partial pressure to the lower partial pressure. तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन क्या है? इन जनरल rate of effusion is directly proportional to the partial pressure of that gas, partial pressure difference into area of orifice divided by root of molar mass into temperature. ये है जनरल फॉर्मूला, where P is the partial pressure difference, A naught is the cross-sectional area of orifice or tiny hole or aperture through which effusion is occurring. मतलब बहुत छोटा होल जिसके थ्रू इफ्यूजन हो रहा है, ये वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। m मोलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन है। T टेम्परेचर इन केल्विन, कैलकुलेशन में टेम्परेचर हम केल्विन में ही लेते हैं। तो इस तरीके से आप ये बात बोलते हो। अच्छा, मान लो इन ए वेसल इफ गैस A एंड B आर प्रेजेंट, तब बताओ फॉर्मूला क्या होगा। अब एक ही डब्बे में हैं, दोनों गैसेस हैं, तो T क्या हो गया? सेम फॉर बोथ गैसेस। एरिया नॉट A नॉट भी क्या हुआ? उसी A नॉट से ही गैस A के मॉलिक्यूल भी बाहर भागेंगे और B के भी बाहर भागेंगे, तो A नॉट इज ऑल्सो कॉमन फॉर बोथ। तो T और A नॉट सेम हो गए, T और A नॉट सेम हो गए, तो फिर ऐसे में हम क्या बोल दूं कि रेट ऑफ इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन रूट ऑफ मोलर मास। तो मैं कह सकता हूं RA अपॉन RV रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू रूट ऑफ मोलर मास MB अपॉन MA। ऐसे डिफाइन होता है ये। दो गैसेस का रेट ऑफ इफ्यूजन, रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन इज इक्वल टू P अपॉन PB इंटू रूट MB ओवर MA। अच्छा, रेट ऑफ इफ्यूजन कई तरीके से डिफाइन होता है। हम यूँ भी कह सकते हैं इसको, रेट ऑफ इफ्यूजन RA अपॉन RB इज इक्वल टू क्या है अभी? पार्शियल प्रेशर का रेशियो इंटू इनवर्स रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मासेस। यही बोला था, यही था ना। बट आपको पता है जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है वही उनके नंबर ऑफ मोल्स का भी रेशियो होता है। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कहाँ? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। तो इसका मतलब जो रेशियो मोल्स का वही रेशियो पार्शियल प्रेशर का। तो यहाँ से साफ नज़र आता है कि RA अपॉन RB को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NA अपॉन NB इंटू रूट ऑफ MB ओवर MA। अच्छा, ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना,
डिफ्यूजन इफ्यूजन कुछ भी बोलो, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन जो होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस या गैस इफ्यूज्ड या डिफ्यूज जो भी है पर यूनिट टाइम, और वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, और प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम। तो किसी भी तरीके से प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम मतलब ऐसे भी ले सकते हो माइनस डी पी अपॉन डी टी और माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। नहीं वो कुछ नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफ्यूजन, एवरेज रेट ऑफ डिफ्यूजन, जैसे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करते हो ना फिजिक्स में, उसी तरीके से। तो इस तरीके से कई तरीके से ये डिफाइन हो सकता है। सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो रेशियो है वो Na अपॉन एन बी इंटू Na अपॉन एन बी कौन है, Na एन बी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and B taken in vessel। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and B taken in the vessel are Na and Mb, और Mb और Ma कौन है, मोलर मासेस ऑफ गैसेस। तो बता ही दिया, समझ में आ गया, उस जरूरत नहीं है लिखने की। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो, क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। आ गई बात समझ में बच्चों? तो ये था ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ के फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला मैंने बता दिया कौन सा, जनरल इक्वेशन, जिससे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये जनरल एक्सप्रेशन है। आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट। इसी में आता है अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हालांकि केटीजी इज बेटर एक्सप्लेन बाय द फिजिक्स पीपल। फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बताते हैं केटीजी, उसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, बट वेलोसिटी से क्वेश्चन संबंधित तो हमारे भी आते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो 3 तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं मॉलिक्यूल्स की, वो इस तरीके से होती हैं। जैसे ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स 1 अपॉन n dn अपॉन du वर्सेस स्पीड u। इसका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ऐसा होता है, ये इस टाइप का एसिम्प्टोटिक हो जाता है ये। तो ये जो पीक है ये रिप्रेजेंट करता है UMP को, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उससे हायर होती है एवरेज वेलोसिटी और हाईएस्ट होती है, इसके ऊपर खूब क्वेश्चन आए हैं, URMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो याद रखो, फॉर अ गैस URMS is greater than U average is greater than UMP। और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2RT अपॉन m। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान रखना 8RT अपॉन पाई m, एंड U कौन, RMS velocity, root mean square velocity is 3RT upon m, where T in Kelvin, temperature in Kelvin, and m molar mass of gas। सब कुछ आइडियल गैसेस के लिए है, फॉर आइडियल गैसेस। KTG is also for ideal gases. Kinetic theory of gases for ideal gas। अब आइडियल गैसेस के लिए होता है ये। तो आइडियल गैसेस में ये 3 फॉर्मूले होते हैं जिनके ऊपर मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन ये कहेगा कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इतनी है, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। नाम से ही मालूम पड़ रहा है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है, वेलोसिटी पोजेस्ड बाय
मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो देख लो ये है, ये फ्रैक्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है, हाईएस्ट फ्रैक्शन ये है, तो ये हाईएस्ट फ्रैक्शन है ये, इस पर जो वेलोसिटी है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी इन द गैस सिस्टम। तो ये कहलाता है, ये तीन फॉर्मूले बड़े यूजफुल होते हैं, अकॉर्डिंगली इनके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। रेशियो पे पूछ लेगा, एवरेज वेलोसिटी दे देगा, कहेगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगी, दो अलग अलग गैसेज से पूछ लेंगे। फॉर्मूले ये हैं, अगर फॉर्मूले प्रॉपरली पता हैं तो फिर गड़बड़ नहीं होगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये था केटीजी के अंदर मेन तीन फॉर्मूले जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स वाले इसको और डिटेल में कवर अप करते हैं। देन कम्स रियल गैसेस। नोट करेंगे यहां तक की बात। रियल गैस, ऑफ कोर्स रियल गैस that does not follow PV is equal to nRT. इनफैक्ट PV is equal to nRT तो मतलब एक आइडियलाइज्ड कंडीशन है, रियल गैसेस फॉलो नहीं करती। हर गैस दैट एग्जिस्ट इज ए रियल गैस, और रियल गैस के लिए इक्वेशन होती है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट की जब बात करते हैं तो वो इक्वेशन आती है P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। इसी को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर VM माइनस B इज इक्वल टू RT। दोनों इक्वेशन सेम ही तो हैं, बस अंतर क्या है, Vm कहलाता है V अपॉन N मोलर वॉल्यूम गैस। मोलर वॉल्यूम मतलब मान लो जैसे लीटर पर मोल और मीटर क्यूब पर मोल, मतलब पर मोल व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। A और B कहलाते हैं वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट्स। ध्यान दो, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ना टेम्परेचर पर डिपेंड करें ना प्रेशर पर डिपेंड करें, किसी फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स फॉर गैसेस हैं। अमोनिया के लिए एक सर्टेन वैल्यू ऑफ A एंड B होगी, वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट A एंड B। A कहलाता है measure of attractive forces, और B कहलाता है measure of finite size of gas molecules। तो गैस मॉलिक्यूल का फाइनाइट साइज, हालांकि केटीजी के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आइडियल गैस इक्वेशन कंडीशंस में पॉस्टुलेट्स में ये लिया गया था कि गैस का साइज नेग्लिजिबल होता है, बट वॉन डेर वाल्स साहब ने कहा कि नहीं साइज कुछ तो होता है, तो फाइनाइट साइज को टेक केयर करने के लिए यूज द वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट B। और आइडियल गैसेस में केटीजी में ये बोला गया कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव इन द स्ट्रेट लाइन मोशन बिटवीन टू कोलिजन्स। यहाँ बोले नहीं, ऐसा नहीं है, some intermolecular forces of attractions are always there between the molecules and that is taken care by a constant A, van der Waals constant A, तो which is the measure of attractive forces। तो इस तरीके से ये टर्म्स हैं, V वॉल्यूम है, P प्रेशर है। क्वेश्चन सॉल्व करने में ये इक्वेशन अप्लाई करनी होती है, बट ये इक्वेशन थोड़ी सी ट्रबलसम है कैलकुलेशंस पर्पज से, तो हम अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस। 4 मेन केसेस होते हैं, बच्चों को याद भी आ गए होंगे, जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनको याद भी आ गया होगा। ये 4 केसेस पे ही हर बार जेई मेन जेई एडवांस में क्वेश्चन आता है। कौन से 4 केसेस हैं, कौन सी कंडीशंस में आप कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कौन सी 4 कंडीशंस हैं? तो केस 1 वॉन डेर वाल्स की एट
लो प्रेशर कंडीशन, लो प्रेशर पर याद रखो जेड एक टर्म डिफाइन करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जेड होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Which is nothing but molar volume of real gas upon molar volume of ideal gas। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस का रेशियो जो है वो जेड होता है। अगर जेड की वैल्यू 1 है इन ऑल रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर देन आइडियल गैस। मगर इफ जेड इज नॉट इक्वल टू 1 देन गैस इज रियल बिहेवियर है गैस का। जेड 1 के पास बराबर है तो आइडियल बिहेवियर है, और 1 से ज़्यादा या कम है तो फिर डेविएशन शो करती है एंड गैस इज रियल, इट शोज डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। अगर जेड की वैल्यू लेस देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन कहलाएंगे, और जेड की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन कहलाएंगे फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और जेड लेस देन 1 होता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट, जेड ग्रेटर देन 1 है तो रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट। तो एट लो प्रेशर फॉर्मूला होता है 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी एम। अच्छा, जेड का एक्सप्रेशन क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है, जनरल फॉर्मूला होता है पी वी इज इक्वल टू जेड इंटू एन आर टी। ये है मेन फॉर्मूला। ये रियल गैसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जेड की वैल्यू 1 हो जाए तो ये फॉर्मूला फिर वो आइडियल गैस के लिए बन गया ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी एम, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जेड लेस देन 1 है तो इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन हो गए फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी एम, जहां पर जेड की वैल्यू तो हमें पता है पी वी एम अपॉन आर टी। केस टू ये है कि अगर प्रेशर हाई हो तो क्या होगा? एट हाई प्रेशर हो तो ध्यान देना है जेड इज इक्वल टू, जो कि पी वी एम अपॉन आर टी के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, और इस बात को हम यहां शो भी कर सकते हैं जेड वर्सेस ये प्रेशर के टर्म्स में। ये तो खैर आइडियल गैस का ग्राफ हो गया, जेड इज इक्वल टू 1, बट मोस्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द गैसेस आर लाइक दिस, इस टाइप से। जैसे ये अमोनिया, जैसे ये CO2 गैस, ये अमोनिया, इस टाइप से इस तरह ग्राफ होता है। ये पहले जेड की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ये यहाँ से तक की रेंज कहलाती है लो प्रेशर रेंज। और ये हाई, ये कहलाती है हाई प्रेशर रेंज। तो उन कंडीशंस में ये फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। और जेड अगर मोर देन 1 है तो जेड ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये एक तो कहलाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और साथ ही साथ रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। तो इस तरीके से डिफाइन होता है। केस 1, केस 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिस फॉर्मूले आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस 3 होता है आइडियल गैस कंडीशन। आइडियल गैस कंडीशंस मतलब रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करे, कब? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर वन डर वाल्स कांस्टेंट ए और बी के जो करेक्शन टर्म्स हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं, एंड वी कैन अप्लाई द इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल। तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। Under these conditions,
real gases behave very much close to आइडियल गैस। तो आइडियल गैस जैसा बिहेवियर शो करते हैं। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो आइडियल गैस कंडीशन, हाई प्रेशर। और केस 4 स्पेशल केस है फॉर स्पेशल केस ऑफ H2 एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z की वैल्यू यूजुअल नॉर्मल टेम्परेचर पर 1 + PV/RT, यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। एंड Z इज ग्रेटर देन 1, सो रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। तो ग्राफ कई बार हम अलग अलग गैसेस का बनाते हैं, Z वर्सेस P का। तो ये ग्राफ बड़ा यूजफुल होता है। ये जैसे ग्राफ है हीलियम का, ये जैसे ग्राफ है H2 का, और ये ग्राफ है जैसे अमोनिया का। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z की वैल्यू मोर देन 1 ही है और एक लीनियर वेरिएशन शो करता है विद द प्रेशर इंक्रीज। ये स्पेशल बिहेवियर है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम आर वेरी लो। तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ A विच इज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स फॉर हीलियम। इसलिए हीलियम का ग्राफ इज वेरी मच क्लोज टू द आइडियल बिहेवियर। तो ये वो 4 केसेस हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसी एक और टर्म होता है रियल गैस के लिए, बॉयल्स टेम्परेचर। TB, और इसका फॉर्मूला होता है A/RB फॉर अ रियल गैस। A/RB इज द बॉयल्स टेम्परेचर, मतलब ये वो टेम्परेचर है जहां पर गैस का बिहेवियर आइडियल जैसा होता है इन ए सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर। तो ये बॉयल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला है। वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट A और B दिए होंगे, अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट। ये सबसे मेजर पार्ट था रियल गैसेस में। और रियल गैसेस में एक और चीज़ होती है लिक्विफैक्शन, जो कि NCERT में दिया हुआ है, एंड्रयूज कर्व्स। तो क्रिटिकल कांस्टेंट्स जो होते हैं उनके फॉर्मूले होते हैं TC, PC और VC के फॉर्मूले पे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। जेई में आ जाएं तो जरूर बताएं। 8A/27RB, A/27B² एंड दिस इज 3B। सो दीज आर द फॉर्मूले ऑफ PC, VC एंड TC। और ZC की वैल्यू होती है 3/8 विच इज लेस देन 1। ये कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल कांस्टेंट्स, क्रिटिकल फिनोमिना क्रिटिकल पॉइंट पर ऑब्जर्व होता है। ये प्रेशर वर्सेस जैसे ये वॉल्यूम VM का ग्राफ है, तो ये इस टाइप का ग्राफ बनता है। इस टाइप से ये कहलाता है P पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, और ये कहलाता है VC, PC एंड टेम्परेचर TC। ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो उसके एक्सप्रेशन ये होते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बियॉन्ड आप वेपर्स को या गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर टेम्परेचर गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो आप उस गैस को कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, आप उसे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल फिनोमिना। CO2 गैस का लिक्विफैक्शन एंड्रयूज साहब ने किया था, इसलिए एंड्रयूज आइसोथर्म्स भी बोलते हैं। और ये क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हैं, जिन पे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो रियल गैस, आइडियल गैस में क्वेश्चंस आते हैं। आइडियल गैस में चीज़ें PV = nRT से सॉल्व हो जाती हैं और ग्राहम्स लॉ इज स्पेशली इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ रियल गैसेस में क्वेश्चन मेजरली आते हैं जेईई मेन के अंदर। वो 4 केसेस, केस 1, केस 2, केस 3। लो प्रेशर पर क्या फॉर्मूला फॉर Z, हाई प्रेशर पर Z का फॉर्मूला क्या है, आइडियल गैस कंडीशंस क्या हैं, और हाइड्रोजन हीलियम के लिए स्पेशल केस है तो फॉर्मूला क्या है। वैल्यूज़ दी हुई होंगी, क्वेश्चन आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना होगा। सो दिस इज हाउ वी समराइज, वी ब्रश अप द चैप्टर गैसियस स्टेट।
पढ़ते रहें, सीखते रहें और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे उससे और बेहतर आइडिया होगा। और फिर जो DPPs मिल रहे हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करें विदाउट फेल, एंड देन यू विल फील प्रेटी कॉन्फिडेंट इन द चैप्टर, मच मोर कॉन्फिडेंट देन द अर्लियर। पढ़ते रहें, सीखते रहें।